नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की आरोह और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसकी 10वीं कविता आओ मिलकर बचाएं, जिसकी रचनाकार है निर्मला पुतुल। बच्चों, ये जो हमारी कवित्री है ये आदिवासी समाज की जो है संबंध रखती हैं और इन्होंने अपनी कविताओं में आदिवासी समाज की विसंगतियों को बड़ी तल्लीनता से उकेरा है। इनकी कविताओं का केंद्र बिंदु वो स्थितियां हैं जिनमें कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, कुरीतियों के कारण बिगड़ी हुई पीढ़ी, थोड़े से लाभ के लिए किए गए बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व और स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, वो प्रमुख इनके विषय रहे हैं। तो बच्चों, जो हमारी कविता है आओ मिलकर बचाएं, कविता में इसमें जो है समाज के उन चीजों को बचाने की बात हमारी कवित्री कर रही है जिनका होना स्वस्थ समाज और प्राकृतिक परिवेश के लिए बेहद जरूरी है। मतलब वो बताना चाहती है आपको कि जो झारखंड के आदिवासी समाज के जंगल हैं, जो नदियां हैं, जो पानी है, जो पर्वत है, यहाँ तक कि जो वहाँ की सभ्यता और संस्कृति है, वो भी शहरीकरण, शहर के लोगों के वहां आने से खतरे में पड़ गई है। तो किसी भी प्रकार से हमें इस शहरीकरण को के आने से अपनी संस्कृति को रौंदने इनको नहीं देना, इनको ऐसा कोई अधिकार नहीं देना कि हमारी सभ्यता और संस्कृति को रौंद डाले। तो जो कविता है आइए प्रारंभ करते हैं। अपनी बस्तियों को नंगी होने से शहर की आबो हवा से बचाएं, उसे डूबने से बचाएं, पूरी की पूरी बस्ती को हडिया में अपने चेहरे पर। अब ये बता रहे हैं कि जो पूरी की पूरी हमारी जो बस्तियां हैं वो शहरी जीवन की आने की वजह से बड़ी अमर्यादित हो गई हैं। अमर्यादित मतलब कि जो हमारी अपनी मर्यादा थी वो शहर के लोग आकर विनष्ट करते चले जा रहे हैं। दूसरा, शहरी सभ्यता जो हमारी जो बस्तियां हैं उनका पर्यावरण का से संबंधित और मानवीय शोषण करती चली जा रही है, क्योंकि इसने कहा कि हडिया में अपने चेहरे पर संथाल परगना की मिट्टी का रंग। हडिया मतलब हड्डियों का भंडार, और जो ये है संथाल, वो कह रहा है कि जो झारखंडीपन, एक झारखंड का जो पुट है वो धीरे धीरे करके हमारे यहाँ से जाता जा रहा है। भाषा में झारखंडीपन, तो वो क्या कहना है, मतलब कि जो झारखंड का पुट आता है हमारी भाषा में, अब हम इसको अलग अलग करते हैं। तो ये कह जो हमारे चेहरे पर, कवित्री कहती है कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, हमारे चेहरे पर संथाल जो परगने की मिट्टी का रंग झलकना चाहिए, यानी हमारी संस्कृति का रंग हमारे चेहरे पर झलकना चाहिए। और उसने कहा भाषा में झारखंडीपन कर, और भाषा भी बनावटी नहीं होनी चाहिए, उसमें भी हमारा झारखंडीपन यानी का मतलब है झारखंड का प्रभाव झलकते रहना चाहिए, क्योंकि वो मैंने आपको पहले प्रारंभ में बता दिया है कि वो अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाना चाहती है। तो बच्चों, सबसे पहली बात ये कि इसमें परिवेश को बचाने की तड़प है, और भाषा बड़ी प्रवाहमयी है, काव्यांश जो है बिल्कुल मुक्तक छंद है, शहरी आबो हवा क्या है, अपसंस्कृति का प्रतीक है, उर्दू मिश्रित खड़ी बोली है। तो जो एक ये संथाल परगना की जो समस्या है, मैं इसको थोड़ा सा फिर बता दूं कि ये है यहाँ की भौतिक संपदा का बड़ी बेदर्दी से शोषण किया जा रहा है और बदले में यहाँ लोगों को कुछ मिलता नहीं है। तो कह रहे हैं बाहरी जीवन के प्रभाव से जो हमारी संथाल की अपनी संस्कृति, जाति की संस्कृति नष्ट हो रही है, हमें उसे किसी भी प्रकार से रोकना है। आगे चलते हैं। ठंडी होती दिनचर्या में गर्मी की गर्माहट, जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन भी साथ। कवित्री कह रही है कि जो शहरी संस्कृति है वो इस क्षेत्र में लोगों की दिनचर्या पर जो है भारी पड़ती चली जा रही है, यानी हमारी दिनचर्या को बहुत अधिक वो जो है वो कर रही है, जिसे कहते हैं, आप कहते हैं कि हमारी दिनचर्या को बहुत अधिक डिस्टर्ब कर रही है, जिसे कहते हैं। तो वो उनके जीवन का उत्साह अब समाप्त कर रही है कवित्री कि ये हमारी जाति के तो लोगों का उत्साह समाप्त कर रही है और उनके मन में जो खुशियां थी वे भी समाप्त होती चली जा रही है। कवित्री ये चाहती है कि उन्हें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि लोगों के मन में उत्साह, दिल का भोलापन, अक्खड़पन व संघर्ष करने की क्षमता वापस आए। ठीक है।
तो वही कवित्री का जो संस्कृति प्रेम है वो मुखर है और मुक्त छंद है तुकांत रहित है। आगे चलते, भीतर की आग धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजी हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन और फसलों की लहलहाट। तो यहाँ पर कवित्री अपने परिवेश को नगर की अपसंस्कृति से बचाने का प्रयत्न करते हुए कहती है कि क्या करना है हमें करेगा कि हमें उन्हें संघर्ष की प्रवृत्ति, परिश्रम करने की आदत, ये कहा ना उसने भीतर की आग, भीतर क्या है, परिश्रम की जो उन्हें आदत है, अपने पारंपरिक हथियार जिसमें उसने बोला धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन यानी तीर के नुकीलेपन तथा कुल्हाड़ी की धार को बचाना चाहिए। यानी जो हमारे हथियार हैं जो हमने खुद बनाए हुए हैं, हमें इन हथियारों को भी संरक्षित करना चाहिए। हम बाहर के हथियारों का प्रयोग न करें, बल्कि यही जो हमारे पुरातन काल के हथियार हैं उनको भी हमें संरक्षित रखना चाहिए। फिर वो समाज से कहती है क्या कि जंगल की ताजी हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट। यानी अब वो कह रही है कि जंगल की ताजी हवा, यानी हम अपने जंगलों को कटने से बचाएं जिससे जंगलों की ताजी हवा भी सुरक्षित रह सके। नदियों की निर्मलता यानी नदियों को दूषित न करें, उनकी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। पहाड़ों का मौन यानी पहाड़ों पर शोर न करें बल्कि उसकी शांति बनाए रखें। गीतों की धुन, कह रहा हमें फिल्मी धुनें नहीं चाहिए, क्या चाहिए, जो हमारी पारंपरिक धुन है, वो हमारी जो संस्कृति की पहचान है वो है, हमें चाहिए। हमें मिट्टी की सुगंध यानी फसलों, मिट्टी का सौंधापन मतलब मिट्टी की सुगंध और लहलहाती फसलों को बचाना है जो हमारी संस्कृति की पंचायत है। अगर आप कहीं किसी ऐसी जगह पर गए होंगे, जैसे मैं अभी कुछ समय पहले विशाखापट्टनम गई थी, तो विशाखापट्टनम में वो एक आदिवासी नृत्य दिखाते हैं। वो जब वो लेके जाते हैं, जो टूरिज्म की जो बसें हैं वो जब लेके जाते हैं, तो वो उनका एक सरकारी आवास है, वहां स्पेशल एक वो प्रोग्राम करते हैं। तो उस आवास पे वो दिखाते हैं कि किस प्रकार से जो आदिवासी जाति के लोग हैं वो नृत्य किया करते थे। बहुत सुंदर स्त्रियां प्रस्तुत करती हैं। उन सब ने पीली और लाल रंग की धोती पहनी हुई थी, साड़ी नहीं कहूंगी मैं, उन्हें धोती थी वो बिल्कुल। सबने एक जैसी आदिवासी स्टाइल में धोती बांधी हुई, और वो जो 4 पुरुष मिलकर गाना भी गा रहे थे और साथ में वो जो बजा रहे थे। तो उन्होंने हमें बताया ये सब हमने पेड़ों को काट के बैम्बू ट्री से बनाए गए हैं। तो जितने भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सारे प्राकृतिक वस्तुओं से बने हुए थे और इतनी सुंदर ध्वनि उनकी थी। और जब वो नृत्य प्रस्तुत कर रही थी, बहुत सादा नृत्य था। एक साथ वो कम से कम 20-22 लड़कियां थी, और लड़कियां भी नहीं कहूंगी, औरतें थी हर उम्र की। और जब वो सारे एक साथ घूम के आते हैं, ऐसा लगता है जैसे सागर की लहरें होती है ना, वो ऐसे करके, जो आप अब आज की डेट में कहते हैं ना, आप जब आप वेस्टर्न डांस करते हैं तो आप वेव बनाते हो, तो वो जो नेचुरल वेव वो लेडीज बना रही थी, वो मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी खूबसूरती से वो मतलब आंखें खुली रह जाएं ऐसी, इतनी सुंदर उन लोगों ने वो जो थी वो लहरें बनाती थी स्त्रियां नृत्य के माध्यम से। वो जो बजा रहे थे, जो गा रहे थे, समझ में तो नहीं आ रहा था कि क्या है, लेकिन इतना कर्णप्रिय था, इतना सुंदर था। तो ये जो इनकी संस्कृति है, ये इसको बचाने की बात कर रही है। ठीक है, तो कभी आपको भी ऐसा अवसर मिले तो आप ये सब जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका कोई भी ऑल्टरनेट, क्या कहूँ, इसका कोई विकल्प है ही नहीं। जो नेचुरल चीजें हैं, जो प्राकृतिक चीजें हैं, उनका कोई विकल्प नहीं होता। आगे चलते हैं बच्चों। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। अब वो कह रहा है कि जो आबादी और विकास के कारण घर छोटे होते चले जा रहे हैं, तो कह रहे हैं हमें भैया नाचने के लिए बड़ा आंगन चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके कब मिलेगा, वो हमें आबादी पर नियंत्रण करना होगा। और गाने के लिए गीत, यानी फिल्मी प्रभाव से मुक्त होने के लिए हमें अपने गीत चाहिए। हम जो हमारे पारंपरिक गीत हैं, हम उन्हीं के साथ हमें रहना चाहिए, उन्हीं में हम खुश हैं। दूसरा, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट। वो कह रहे हैं व्यर्थ के तनाव को दूर करने के लिए हमें थोड़ी सी अपनी हंसी भी बचा कर रखनी चाहिए, जिससे खिलखिलाकर हंस सके। अपनी पीड़ा को, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, यानी अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए थोड़ा सा एकांत भी चाहिए।
बच्चों के लिए हमें खुले मैदान चाहिए, पशुओं के लिए हरी हरी घास यानी पशुओं के चरने के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों पर शांति यानी बूढ़ों के लिए पहाड़ी प्रदेश का शांतिपूर्ण वातावरण भी होना बहुत जरूरी है। और इस सब के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे, क्योंकि ये जो नगरवासी हैं, ये जो पिकनिक मनाने के लिए वहां आते हैं, ये शोर शराबा करते हैं, गंदगी मचाते हैं, हमें पिछड़ा जानकर कुछ इस तरीके की हरकतें करते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। जो ऐसे लोग वहां चले आते हैं, उन लोगों का के प्रभाव में आकर हमें अपनी संस्कृति को भूल नहीं जाना है। ठीक है, तो ये जो है आदिवासियों की आवश्यकता के विषय में बता रही है। हरि हरि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मुट्ठी भर एकांत थोड़े से एकांत के लिए प्रयुक्त हुआ है। और आप देख ही रहे, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। अंतिम पद्यांश की ओर चलते हैं। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाए। और कह रहे ये जो चारों तरफ एक अफरा तफरी का माहौल है, जो एक अविश्वास का माहौल बन गया है, कोई किसी पे विश्वास नहीं करता है, ऐसे में हमें अपने थोड़ा सा विश्वास भी बचाकर रखना चाहिए। थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, यानी अच्छे कार्य करने के लिए थोड़ी सी उम्मीद बचानी चाहिए, थोड़े से सपनों को भी हमें बचाना है, ताकि हम अपनी कल्पना के अनुसार कार्य कर सकें। फिर वो कह रहा है आओ मिलकर बचाए, कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। कह रहा सब कुछ हम सबको मिलकर इन सभी चीजों को बचाने की प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आज इस आपाधापी के दौर में भी अभी भी हमारे पास बहुत कुछ है। हमारी सभ्यता संस्कृति अभी इतनी नष्ट नहीं हुई है, इतनी भ्रष्ट नहीं हुई है कि हम अभी पूरी तरह पंगु हो जाएं, बल्कि अभी हमारे पास बहुत कुछ है। इस दौर में भी का मतलब है कि अभी भी हमारे पास बहुत कुछ है। हम अपनी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए एकजुट होकर खड़े हमें हो जाना चाहिए। ठीक है, तो कवित्री जो है उसका जीवन के प्रति बड़ा सकारात्मक दृष्टिकोण है। थोड़ा सा आवृत्ति में बड़ा गंभीर भाव है। आओ मिलकर बचाएं में बड़ा खुला आह्वान है, मिश्रित शब्दावली है। और काव्यांश में छंद मुक्त और तुकांत रहित है। तो इतने घोर अविश्वास के युग में भी वो अपनी आस्था और अपने सपनों को, अपने विश्वास को जीवित रखना चाहती है। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता आओ मिलकर बचाएं। अब हम आपको मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।